हेलो। कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड में जो साहित्य सागर पुस्तक है उसकी कहानी काकी, वो उसके प्रश्न उत्तर इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें जो भी कहानियां हैं उसके जो बुक के पीछे कहीं भी प्रश्न उत्तर नहीं लिखे हुए, पर बोर्ड परीक्षा में जो 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको अम, जो प्रश्न है वो खुद ही लिखने होते हैं। और ये ध्यान रखना कि परीक्षा में, जो बोर्ड की परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ, चरित्र चित्रण, शीर्षक की सार्थकता, ऐसी चीजें दी जाती हैं, पर ध्यान रहे प्रश्नों के अंक कितने हैं, आप उसके आधार पर ही उसके उत्तर देना। अ, जैसे कि जो भी बच्चे आईसीएसई में पढ़ते हैं उनके लिए विशेष बात कहूंगी कि इसमें लेखक, कहानीकार या कवि का परिचय नहीं पूछा जाता। फिर थोड़ा बहुत फिर भी हमें जानकारी उसकी ले लेनी चाहिए, हमें जान लेना चाहिए उसके बारे में। और इस कहानी के, अगर आपको पूरी कहानी का सार, पूरी कहानी मैंने अपने इस चैनल पर ही एक्सप्लेन की हुई है, और बोर्ड के आधार पर मैंने बहुत सारा समय, मेरा जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जो बोर्ड का मैं काफी टाइम एग्जामिनर रही हूँ, तो उसी के आधार पर मैं आपको गाइड करूंगी कि कितना लिखना चाहिए। यहाँ भी फिर भी मैं थोड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी, पर जहां तक हो सके कम से कम शब्दों का, पर सही बिंदु जो जो पूछा जा रहा है वही लिखना है आपने। तो अभी थोड़ा इसका मैं कहानी के बारे में बताती हूँ। काकी कहानी ये सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। और काकी यहाँ पर बोला गया है, पर जो इसमें बच्चा है वो उसकी माँ है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें जो मुख्य पात्र है श्यामू, अ, उसकी माता, जो जिसमें यहाँ पे हम काकी को का संबोधन कर रहे हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी के माता के वियोग में वो हमेशा तड़पता रहता है। काकी कहानी का मुख्य पात्र श्यामू ही है, जिसकी माँ की अचानक मृत्यु हो जाती है। और एक दिन वो जब सुबह उठकर देखता है कि उसकी माँ जमीन पर कंबल ओढ़े लेटी है, उसकी माँ को चारों तरफ से लोग घेर कर बैठे हुए। श्यामू अपनी माँ उमा को शमशान नहीं ले जाने दे रहा। और सभी ने उसको पकड़ा, उसको समझाने की कोशिश की, और बाद में उसे जब बताया कि तुम्हारी माँ है वो मामा के घर गई है। पर जब घर पे ऐसा हो, माँ नहीं दिखाई दे रही, तो बच्चे को भी समझ आ जाती है, और दूसरे उसके साथी भी बता देते हैं कि तुम्हारी माँ मामा के घर नहीं गई है, वो राम जी के पास चली गई, यानी भगवान के पास चली गई है। और इसी तरह वो बच्चा बहुत उदास रहता है, और हमेशा आकाश की तरफ देखता रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊपर गई है, तो ऐसे ही वो ऊपर देखता रहता है। और एक दिन उसकी निगाह आकाश में उड़ती हुई पतंग पर पड़ती है, और पतंग को देख के वो बहुत खुश हो जाता है। क्योंकि उसने सोचा, क्योंकि बच्चा है ना छोटा, उसने सोचा क्यों ना एक पतंग आकाश में उड़ा दे, जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। और उसके लिए उस बच्चे ने क्या किया, अपने पिता के कोट से पैसे चुराए, और पतंग और डोर, जो धागा रहता है, वो खरीदा। और उस पतंग पर उसने लिखा काकी, क्योंकि उसे लगा कि पतंग तो बहुत सारी उड़ रही है, और काकी को कैसे पता चलेगा उसकी माँ को कि उसको कौन सी पतंग पर बैठकर नीचे आना है। क्योंकि बाल सुलभ उसका ये व्यवहार है, और उसका साथ देता है उसका एक दोस्त भोला। क्योंकि हम उम्र है, वो थोड़ा बड़ा जरूर है पर है बच्चा ही। और उसको सलाह देता है कि रस्सी मंगवा लेते हैं, अभी रस्सी धागा पतला होगा तो कैसे जाए। और आखिर में पिता को पता लग जाता है कि उसके जो पॉकेट से पैसे निकाले गए हैं। और वह उसको जो जब डांटता है और पतंग फाड़ देता है, तब उसके एकदम उसको झटका लगता है कि उस पर लिखा हुआ था काकी। अभी
जो उसके पिता, जिसका नाम है विश्वेश्वर, वो एकदम से सतम्प होकर, एकदम दुखी होकर वो खड़े हो जाते कि बच्चा कौन सी मनोस्थिति से गुजर रहा है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में आपको कहानी बताई, और पूरी कहानी आप इसी चैनल पर काकी में ही देखना। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, मैंने पूरा सिलेबस उसमें डाला हुआ है। अभी कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी में जो है, यहाँ ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, इसलिए ध्यान से सुनना। और उसको अगर आपको चाहिए तो इसमें से आप उसके स्क्रीनशॉट या जैसे भी आप उसमें से ले सकते हो। कहानी में जो मासूम बालक है, उसको मातृ वियोग, मतलब कि अपने माता के जाने का बहुत दुख है। और जो बच्चों का है, वो हृदय बहुत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। और बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को स्पष्ट करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। बच्चे जीवन की वास्तविकता से अपरिचित होते हैं, और कल्पना की प्रधानता उनमें ज्यादा होती है। वे यह नहीं समझ पाते कि मरने के पश्चात जो आदमी है, वो दोबारा धरती पर नहीं आ सकता। इसी कारण श्यामू माँ का बिछड़ना सहन नहीं कर पाता। उसे चाहे कितना भी बोला जाता है कि तुम्हारी माँ मामा के घर गई है, पर यहाँ पर बाल सुलभ जो बच्चों की प्रतिक्रिया, या उसी के लिए ही दिखाने के लिए इस कहानी को लिखा गया है। हाँ, अभी मैं चरित्र चित्रण, ये ज्यादातर तो एग्जाम में 2 ही अंकों का आता है, 2 ही नंबर का चरित्र चित्र। श्यामू इस कहानी का मुख्य पात्र है, और श्यामू विश्वेश्वर का पुत्र है। वह भावुक है, कल्पनाशील है, संवेदनशील बालक है, और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इसी में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। वह इतना अबोध है, मतलब छोटा लिख सकते हो, कि जब उसकी माँ को शमशान लेकर जा रहे थे, तो वह अ, उससे अलग नहीं होना चाहता था, और उससे कहा गया कि वह मामा के घर गई है। और माँ की मृत्यु के बाद तो वह बहुत दुखी और उदास रहता है, और माँ से बिछुड़ने का गम उसे बहुत ज्यादा है। और अम, उसके जो पिता हैं, वो भी उसका ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो भी पत्नी के जाने से बहुत दुखी है। और अम, यहाँ जब कहानी आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि उसने अपने पिता की कोट के जेब से पैसे भी चुराए हैं। तो इसमें से आप कुछ पॉइंट लेकर श्यामू का चरित्र चित्रण, 2 से 3 पॉइंट्स ही काफी होते हैं। और अगर क्योंकि 3 मार्क्स का तो नहीं आता, ये 2 ही अंकों का आता है। आगे अभी हम विश्वेश्वर के, जो श्यामू के पिता हैं, उसकी चरित्र की मुख्य विशेषताएं, यहाँ मैं थोड़ा आपको बड़ा बता रही हूँ, पर आपने इतना नहीं लिखना, छोटा कर सकते हो। इसमें से आपको जो याद रहे वो पॉइंट लिख सकते हो, इसलिए मैंने ये ज्यादा आपको दिया है। कि अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात विश्वेश्वर बहुत शोक में डूबे हुए हैं, और अपने पुत्र श्यामू का भी ज्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और हमेशा उसी में ही है, अपने दुख में ही डूबने के कारण वह अपने बेटे की भी भावनाओं को नहीं समझ रहे, और उसको जितना प्यार उसको चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हैं। और जब श्यामू पतंग के लिए चोरी करता है, तब विश्वेश्वर को अपनी भूल का ज्ञान होता है, बोध होता है। वह समझते हैं कि अपने बेटे को प्यार और ध्यान न देने के कारण ही उसने चोरी की है। और पुत्र के इस काम से विश्वेश्वर को अपनी गलती का एहसास होता है, कि माँ की अनुपस्थिति में पिता का कर्तव्य कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। और अंत में उनका हृदय परिवर्तन होता है, और उन्हें अपने जो बेटे को स्नेह और प्यार देना चाहिए, वो देने की वो वहाँ कोशिश कर रहे हैं। अभी है भोला के चरित्र की, जो उसके साथ चोरी करता है ना, उसके चरित्र की विशेषताएं भी आपको बताती हूँ। कि 2 पॉइंट तो वैसे ही समझदार है और व्यवहारिक है। जो भोला है वो श्यामू से ज्यादा समझदार है। जब श्यामू
पतंग के माध्यम से काकी को नीचे उतारने की बात करता है, तो भोला उसे पतंग के लिए मोटी रस्सी लाने का सुझाव देता है। बच्चे है ना, तो ऐसी ही बात करेंगे, क्योंकि उसे लगता है कि पतली रस्सी से वो कैसे नीचे आएगी। और भोला स्वभाव से डरपोक है, क्योंकि जब श्यामू के पिता विश्वेश्वर उसे डांटते हैं तो वो तुरंत डर के मारे श्यामू के सारे राज खोल देता है। भोला श्यामू का मित्र और सहयोगी है। श्यामू के साथ मिलकर पतंग में रस्सी बांधने और काकी लिखकर चिट चिपकाने में उसकी मदद भी करता है। भोला के सुझाव और सहयोग के बिना श्यामू की पतंग वाली योजना शायद इतनी सफल नहीं हो पाती, और उसके व्यवहारिक समझ ने ही उस योजना को ज्यादा कारगर बनाया। बचपना यहाँ आप इसमें भी देख रहे हो, पर इतना लंबा आपको नहीं लिखना। हाँ, अभी बात आती है कि शीर्षक, जो कहानी का शीर्षक है, वो कितना सार्थक है, वो सही है या नहीं। काकी कहानी के माध्यम से लेखक ने एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया है, कि माँ का दुख उसने इसमें दिया है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। जितने इसमें से वर्ड याद रहे आप लिख सकते हो। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। काकी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। शीर्षक को हमेशा मौलिक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। कहानी, जो काकी कहानी है, इस दृष्टि से एकदम सही है, उचित है। कहानी का आरंभ काकी की मृत्यु वाली घटना से शुरू होता है। भले ही काकी इसमें प्रत्यक्ष रूप से कहानी में नहीं है, परंतु जो परोक्ष रूप से कहानी के अंत तक काकी विद्यमान थी। ये आप सोच रहे होगे, कहानी शुरू में जब वो उसकी डेथ होती है और अंत तक बच्चा भी उसको पाने के लिए क्या क्या करता है, तो कहानी में शुरू से लेकर अंत तक काकी का नाम आता ही रहता है। इसलिए यह शीर्षक एकदम सही है, सटीक है। अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर जो बोर्ड में जैसे आते हैं, और यहाँ मैं आपको लिख कर लिखे हुए हैं मैंने उसमें अच्छे से, और एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको इसी तरह से उसके उत्तर देने हैं। हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के, और 3-3 मार्क्स के दो, तो 10 मार्क्स के हो गए। तो यहाँ कुछ आपको ऐसा लगेगा कि दोहराए भी गए हैं, हाँ, बोर्ड में भी ऐसा होता है। पर आपको अगर लगता भी है कि प्रश्न दोहराए गए हैं, उसका उत्तर लिखना है, छोड़ना नहीं है कि प्रश्न नंबर उसका उत्तर ऊपर था, कहीं भी हो जहां पे पूछा गया है, अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका आंसर आपको देना है, लिखने में ढील नहीं करनी है। अभी गद्यांश है। पहला ये है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गद्यांश क्या है, इसकी लाइनें थोड़ी ली हुई हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ। अभी प्रश्न है, बड़े सवेरे किसकी नींद किस कारण वश खुली। बड़े सवेरे श्यामू की नींद घर में मचे कोहराम के कारण खुली। ये दोनों आ गए, किसकी नींद, श्यामू की, और कारण कोहराम में, तो 2 नंबर का पूरा हो गया। श्यामू ने उठने के बाद क्या देखा। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा ओढ़े और कंबल पर भूमि शयन करे, मतलब नीचे भूमि पर लिटाया हुआ है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, क्योंकि सब रोध हो रहे हैं। अभी तीसरा, श्यामू ने उपद्रव क्यों मचाया। उत्तर, उस दिन श्यामू बड़े सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तो घर पे कोहराम मचा हुआ है, उसकी माँ नीचे लेटी हुई है, और सब लेटे हुए हैं। उसके यहाँ भी देखो ऊपर का नीचे फिर दोहराया है। पर उसकी माँ को जब लेके जाने लगे तो श्यामू ने अपनी माँ को रोकने के लिए बड़ा उपद्रव मचाया। यहाँ आप सारा भी लिख सकते हो, और उसमें से आप कम भी कर सकते हो। चौथा प्रश्न है, श्यामू को सत्य का पता किस प्रकार चला। श्यामू अबोध बालक होने के कारण जो बड़े बुद्धिमान गुरुजन थे, बड़े घर के थे, उन्होंने उसकी माँ की मृत्यु का राज उससे छुपाया, कि उसकी माँ, और कहा कि उसकी माँ मामा के कहाँ गई है।
परंतु जैसा कि कहा जाता है, असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार श्यामू जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता तो उनके मुख से यह बात उसे पता लग जाती है कि माँ राम के यहाँ गई है। इस प्रकार श्यामू को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, क्योंकि ये राज उसे छुपा नहीं रह सका। अभी प्रश्न दूसरा है। यहाँ भी गद्यांश कौन सा है? वर्षा के अनंतर एक दो दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह सूख जाकर बस गया। ये पैराग्राफ दिया हुआ बुक में है, हमारे काकी चैप्टर में है। उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है, उसका परिचय दीजिए। अभी यहाँ देखना श्यामू का है कि उपर्युक्त कथन इस कहानी के मुख्य पात्र श्यामू से संबंधित है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अभी उसका परिचय देना है। यह चरित्र की विशेषताएं भी इसमें लिख सकते हैं। वह अबोध बालक है। सत्य और असत्य के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपनी माँ की मृत्यु की बात वो नहीं समझ पाता कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है और वह पतंग की डोर से उसे नीचे ला सकता है। दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। ऊपर की जो पंक्तियां हैं, जो पैराग्राफ दिया है, श्यामू अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत रोता था और उसे चुप कराने के लिए जो घर के बड़े लोग थे, उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है। लेकिन आसपास के मित्रों से उसे सच्चाई पता लग जाती है कि उसकी माँ ईश्वर के पास गई है। इस प्रकार बहुत दिनों तक रोते रहने के बाद उसका रुदन मतलब रोना तो शांत हो गया, कम हो गया, लेकिन माँ के वियोग की पीड़ा उसके हृदय में शोक बनकर बस जाते। ये प्रश्न बहुत बार बच्चे पूछते हैं और एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान से आप सुनना और पढ़ना। नन्हे बालक के लिए माँ का वियोग सबसे बड़ा वियोग होता है, स्पष्ट कीजिए। अबोध बालकों का सारा संसार अपनी माँ के आसपास ही घूमता रहता है। उनके लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। बालक की माँ बिना बोले ही उसकी सारी बातें समझ लेती है। साथ ही बालकों का हृदय कोमल, भावुक, संवेदनशील होता है। वे माँ से बिछुड़ने के उस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, और वैसे भी माँ का स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता। इसलिए अपनी माँ को खोना एक बालक के लिए बहुत बड़ा वियोग होता है। ये ज्यादातर 3 मार्क्स का आ सकता है। श्यामू अक्सर शून्य में क्यों ताकता रहता था? अबोध बालक होने मतलब छोटा अबोध, वहां पे आप चेंज कर सकते हो वर्ड। अबोध बालक होने के कारण श्यामू अपनी माँ की मृत्यु की वास्तविकता से अपरिचित था, उसे पता नहीं था। बड़ों के समझाने पर उसे लगता था कि उसकी माँ उसके मामा के पास गई है, लेकिन उसके जो दोस्त थे उनसे उसको पता लग जाता है कि माँ राम के पास गई है, मतलब भगवान के पास चली गई है। वह पहले अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, परंतु धीरे धीरे उसका रोना कम हो जाता है। परंतु फिर भी उसकी माँ नहीं लौटी। अतः श्यामू अक्सर अपनी माँ के वियोग को दुख का जो उसका दुख था, वियोग था, उसको सहन नहीं कर पाता और वह हमेशा शून्य में ताकता रहता था। शून्य मतलब आकाश की तरफ ऐसे एक टकी लगाकर देखता रहता था। अभी प्रश्न तीसरा है, फिर गद्यांश पढ़ेंगे। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। प्रश्न इसमें से बना है, किसका हृदय क्यों खिल उठा? सीधा सा प्रश्न है। उत्तर इसका, श्यामू अपनी माँ के जाने के बाद दुखी रहता था। ये थोड़ी सी भूमिका इसमें लिखनी पड़ती है। उसके हम उम्र बच्चों के अनुसार उसकी माँ राम के पास गई है, लेकिन वह इसीलिए प्राय शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी और श्यामू ने सोचा कि पतंग की डोर को ऊपर राम जी के घर भेजकर वह अपनी माँ को वापस बुला सकता है। यही सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। श्यामू ने कौन सी चीज किस उद्देश्य से मंगवाई थी? कहानी आपने पढ़ी है। श्यामू ने एक दिन आसमान में एक पतंग उड़ती देखी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह पतंग के सहारे
अपनी माँ को राम जी के घर से वापस ले आएगा। इस तरह अपनी माँ को राम जी के घर से पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भोला से पतंग और रस्सी मंगवाई। इस कार्य में उसकी मदद किसने की, उसका परिचय दीजिए। परिचय हमने ऊपर भी उसका चरित्र चित्रण का उसी में से ये लिख सकते हैं। श्यामू की माँ को राम जी के घर से लाने में श्यामू की मदद भोला ने की। भोला उसका समवयस्क साथी था। अगर ये वर्ड मुश्किल लगता है तो उसका साथी लिख सकते हो। वह सुखिया दासी का पुत्र था। भोला बहुत चतुर समझदार था, परंतु छोटा होने के कारण डरपोक भी था। इसलिए विश्वेश्वर के डांटने पर उसने चोरी संबंधित सारी बातें उगल दी। वह भी श्यामू की तरह ही मासूम और भावुक बालक है, क्योंकि बराबर की उम्र के है ना, तो एक ही जैसी होंगी भावनाएं भी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्यामू ने पैसे की व्यवस्था किस प्रकार की। श्यामू अपनी माँ को राम जी के घर से लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले अपने पिता से पतंग मंगवाने की प्रार्थना करता है, परंतु जब उसके पिता उसे पतंग नहीं दिलाते हैं तो वह खूंटी पर रखे पिता की कोट से चवन्नी चुरा लेता है। चवन्नी मतलब 25 पैसे। और भोला से कहकर पतंग और डोर की व्यवस्था करता है। इस प्रकार अपनी माँ को वापस लाने के लिए वह चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाता। देखो यहाँ पे वर्ड जो चवन्नी दी हुई है, तो ये आपने 25 पैसे नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोला, पर यहाँ चवन्नी ही वर्ड आना चाहिए। अगला प्रश्न है, फिर उसका पैराग्राफ हम, कौन सा उसका गद्यांश है। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने फटी पतंग उठाकर देखी और उस चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। भोला ने श्यामू की योजना में क्या कमी बताई। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसे श्यामू का उसकी माँ को लाने का सुझाव पसंद तो आया, परंतु भोला ने श्यामू को बताया कि पतंग की डोर पतली होने के कारण टूट सकती है। इस कार्य के लिए उसे मोटी रस्सी की जरूरत होगी, और इस प्रकार भोला ने श्यामू की योजना में डोर के पतले होने की कमी बताई और क्या मंगवाया उसके लिए, रस्सी। श्यामू को रात भर नींद क्यों नहीं आई। भोला द्वारा जब उसकी माँ को लाने की योजना में मोटी रस्सी की कमी बताई गई, तो अब उसके सामने अब मोटी रस्सी लाने की कठिनता आ गई, क्योंकि रस्सी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और घर में भी ऐसा कोई नहीं था जो उसके कार्य में, जो ऐसे वाले कार्य में मदद करता। अभी इसी कारण श्यामू को रात भर नींद नहीं है। श्यामू पतंग पर किससे क्या लिखवाता है और क्यों। देखो 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर दोगे 3 मार्क्स का होगा ये। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने जवाहर भैया से काकी लिखने में मदद मांगी। किससे, जवाहर भैया से। और काकी लिखवाने का श्यामू का यह उद्देश्य था कि यदि चिट पर काकी लिखा होगा तो पतंग सीधे उसकी काकी के पास ही जाएगी। ये छोटा बच्चा है ना, वो लगता है कि जैसे पोस्टमैन है उसी को देगा, और पतंग के जरिए भी वो भेज रहा है तो वो भी उसी के पास पहुंचेगी। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर क्यों खड़े रहते। विश्वेश्वर अपनी कोट की जेब से 1 रुपए की चोरी का पता लगाने जब भोला और श्यामू के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें भोला से सच्चाई का पता लगता है। तो श्यामू ने ही रुपए की चोरी की है। इससे वो बहुत क्रोधित होते, बहुत उनको गुस्सा आता है, और क्रोध में आकर वह श्यामू को धमकाने और मारने के बाद पतंग फाड़ देते हैं। लेकिन जब उन्हें भोला द्वारा यह पता लगता है कि श्यामू इस पतंग के द्वारा काकी को राम के यहाँ से नीचे लाना चाहता है, यह सुनकर वह हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, फिर गद्यांश उसका। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। शुभ कार्य का प्रयोग इस संदर्भ में किया गया है जब श्यामू अपनी माँ को ईश्वर के यहाँ से वापस लाने के लिए पतंग और 2 मजबूत रस्सियां मंगवाता है, और उस पर काकी लिखा होता है। और श्यामू अत्यंत प्रसन्न मन से अपने भोला साथी जो भोला है उसके साथ
पतंग में रस्सी बांध रहा था। विघन का प्रयोग उस संदर्भ में किया गया है जब श्यामू चोरी किए गए पैसे से पतंग खरीदता है, और जैसे ही वो शुभ कार्य कौन सा, ये काकी को नीचे लाने के लिए उस पर वो पतंग उड़ाने वाला होता है, उसी रूप में शुभ कार्य संपन्न करना होता है, वैसे ही उसके पिता विश्वेश्वर विघन के रूप में वहां आ जाते हैं। श्यामू पतंग पर किससे क्या लिखवाता और क्यों? यहाँ फिर प्रश्न दोहराया गया। वो जौहर भैया से कागज पर काकी लिखवाता है, ताकि ये पतंग सीधे उसकी माँ के पास चली जाए, और माँ उसका नाम, अपना नाम देखकर पतंग की सहायता से नीचे राम के पास से नीचे आ जाएगी। भोला का परिचय देते हुए बताइए कि वह श्यामू की मदद किस प्रकार करता है। भोला, यहाँ भी उसका कैरेक्टर की विशेषता यहाँ लिख सकते हैं। भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का ही हम उम्र था। वह श्यामू से अधिक चतुर, समझदार था, इसलिए वह उसे सलाह देता है कि मोटी रस्सी मंगवा लेते हैं, और पतली रस्सी से काकी नीचे नहीं उतर पाएगी, और रस्सी के टूटने का भी डर बना रहेगा। भोला बहुत डरपोक था, और जब विश्वेश्वर उसे डांटते हैं तो वो सारा जो रहस्य था, जो उसके पोल खोल देता है। आगे है, विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर क्यों खड़े रह गए, घटना का विवरण देते हुए लिखिए। विश्वेश्वर को जब इस बात का पता चलता है कि उसके जेब से, जो कोट की जेब से जो पैसे की चोरी हुई है, तो वह भोला को डांटते हैं, और सच्चाई का पता चलता है कि उसने ही रुपए की चोरी की है, तो वो श्यामू को धमकाने और मारने पर पतंग फाड़ देते हैं। लेकिन जब उन्हें भोला द्वारा यह पता चलता है कि श्यामू इस पतंग के द्वारा काकी को राम के यहाँ से नीचे लाने के लिए वो लिखा जा रहा है, वो कर रहे हैं, काम कर रहा है, तो वो एकदम हतबुद्धि होकर खड़े हो जाते हैं। हतबुद्धि मतलब एकदम से सन होकर, एकदम शौक में, एकदम चुपचाप वो खड़े हो जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार आपने लिखने हैं। तो जब भी एग्जाम में आप जाते हो, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, और साथ ही जो आपने जो गद्यांश है उसको ध्यान में रख के, और चरित्र की विशेषताएं अवश्य पढ़िए, क्योंकि उसी के द्वारा ही सारी कहानी आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इसको जब भी एग्जाम से जाने से पहले आप इसको पूरा सुनिए, और आपको अ, काफी लाभदायक भी रहेगा। इसी तरह सारे वीडियो देखते रहिए, और काकी कहानी का सार, जो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो इसी वीडियो पे, इसी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो जल्दी ही मैं तीसरे चैप्टर के भी प्रश्न उत्तर अपने इस चैनल पर डालूंगी। आप अपने दोस्तों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करना, ताकि सबको इसका फायदा हो सके। और जिस जिसको भी फायदा हो रहा है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, अपना नाम लिखते जाना, और आपके कितने मार्क्स बढ़े, अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट।